Hello students, today we are going to study Science 2 Chapter 4 Environmental Management। जैसे कि वो हम लोगों ने इस टॉपिक का नाम पढ़ा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पहले उसके बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली हम लोग जो भी फैक्टर्स जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देख रहे हैं कि एनवायरमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसके वजह से ड्रॉबैक्स अल्टीमेटली हम ही लोग उसको झेल रहे हैं, उसी के रिलेटेड अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज नथिंग बट इट इज़ एन इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मतलब बायोटिक मतलब लिविंग जितने भी हैं, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है। अभी इनका जो भी इंटरैक्शन होता है फिजिकली तो उसको बोलेंगे हम इकोसिस्टम, और जो प्लेस है उस जगह को बोलेंगे हम लोग बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। इसके एग्जांपल्स भी है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, एस्चुरी है, ग्रासलैंड है। अगर आपने बहुत डिटेल में कभी ईवीएस रिलेटेड चीज़ों में पढ़ा भी होगा तो एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग होता है, एक्वेटिक रिलेटेड टू वाटर, टेरेस्ट्रियल रिलेटेड टू लैंड। तो ये सब चीज़ें भी आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। अब हम लोग इकोसिस्टम में पूरे उसके कंपोनेंट्स जानेंगे कि क्या क्या है। इकोसिस्टम बेसिकली डिवाइडेड है लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। फर्स्ट आई टीच यू बायोटिक, दैट इज लिविंग वन। उसमें आते हैं बेसिस ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफिक में देखोगे तो वो ऑटो दैट में सेल्फ प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो उनका नाम भी प्रोड्यूसर रखा है। और ये यूजुअली कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और उसके एग्जांपल्स भी हम लोग कौन से ले सकते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। और कुछ एक माइक्रोब्स भी ऐसे हैं जिनके अंडर क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। अब इसमें आते हैं एक एनिमल्स एंड सेकेंड इज द डीकम्पोजर्स। एनिमल्स में मतलब जो वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स हैं हमारे मल्टी सेलुलर वाले, जैसे कि टाइगर, डियर, वल्चर, ये सारे फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। सेकेंड आते हैं डीकम्पोजर्स। यूजुअली इसमें माइक्रोब्स होते हैं जो सैप्रोफाइटिक ना। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट की बॉडी मतलब जहाँ पर भी उनको अटैक करना होता है वो उस बॉडी से सिर्फ अपना बेनिफिट निकालते हैं, सामने वाले को वो कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपना फूड निकाल करके सेटिस्फाई होते हैं। अब एनिमल्स को भी फर्दर डिवाइड किया है एज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंडरी मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो अगर जस्ट प्लांट ईटिंग है तो उनको हम लोग हर्बीवर्स बोलते हैं, और प्लांट एंड एनिमल्स दोनों फ्लैश ईटिंग दोनों है तो इन दैट केस वी कॉल देम एज सेकेंडरी और ओमनीवरस। टर्शरी दैट इज ओनली फ्लैश ईटिंग, हायर एनिमल्स उसमें आते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एबायोटिक में। इसमें भी कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर्स इकोसिस्टम को बनाने के लिए। दैट इज अभी फिजिकली हम लोग जो चीज़ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आते हैं एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, सॉइल और सनलाइट। और केमिकली जो चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारे इकोसिस्टम में, यूवी रेज, इंफ्रारेड दैट इज़ आईआर रेडिएशन, टेम्परेचर, क्लाइमेट, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, केमिकल फैक्टर्स में आएंगे। अब केमिकली हम लोग देख सकते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब यूजुअली मेटल या एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या, जो भी लाइफ रिलेटेड होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और इनऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके इनऑर्गेनिक में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फूड चेन। इस इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए फूड चेन भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट इसमें प्ले करते हैं। सो अगर एक एग्जांपल दिया जाए फूड चेन कैसे बन रहा है, एक ग्रास है, ग्रास को ग्रासहॉपर ने वहाँ पे मतलब रहा एंड उसको कंज्यूम किया,
ग्रासहोपर को ब्लू बर्ड ने खाया, ब्लू बर्ड को स्नेक ने खाया, स्नेक को आउल ने खाया, एंड देन नेक्स्ट कम्स अ डिकम्पोजर, उसको कौन डिकम्पोज करेगा? फंगस। तो ये फूड चेन एक बैलेंस मेंटेन करता है हमारे इकोसिस्टम में। अब अकॉर्डिंगली कितने टाइप है, जैसे कि अभी हम लोग ने बात भी किया था कि डिकम्पोजर्स मतलब अंडर द सॉइल रहेंगे। फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल में कौन रहेगा? फोटोसिंथेसिस प्ले करने वाले हमारे प्लांट्स। नेक्स्ट हर्बीवरस, जो किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे या प्लांट के आउटकम्स पे, फ्रूट्स एंड ऑल पे। कार्निवरस मतलब क्या? वो कार्निवरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या आप ओमनिवरस भी बोल सकते हैं। तो ओमनिवरस मतलब वो प्लांट भी खाएंगे, एनिमल्स या फ्लैश भी उनके खाएंगे। टॉप कार्निवरस मतलब क्या? सिर्फ वो फ्लैश खाने में बिलीव करते हैं। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फूड चेन स्ट्रेट सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म में, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जो कि हम लोग ने फर्स्ट पिक्चर में भी देखा फूड चेन के। और फूड वेब क्या होता है? वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, मतलब ये भी इंटरलिंक होगा। अब स्नेक को वल्चर भी खा सकता है एंड ब्लूबर्ड को भी अदर एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो वो जब इंटरलिंक टाइप दिखेगा तो वो फूड वेब आपका होगा। जब सिंगल चेन फॉर्म में होगा तो वो जस्ट फूड चेन होगा। फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज, मतलब किसी से इंटर रिलेटेड टाइप नहीं रहेगा, लेकिन फूड वेब में बहुत सारे क्रॉस लिंकेज होते हैं। पूरा फूड चेन जो है इफेक्ट होता है अगर एक भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म मिस हुआ। इस फूड चेन में देखोगे अगर एक भी ऑर्गेनिज्म मिस हुआ तो हमारा फूड चेन मिसबैलेंस हो जाएगा। बट फूड वेब में ऐसा होता है नहीं, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि अगर आउल नहीं रहा मेरे पास फूड चेन में तो उसकी जगह पे वल्चर रहेगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फूड वेब। अब मैक्सिममली फूड चेन में 5 to 6 पॉपुलेशन होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में, और यहाँ पे बहुत वास्ट नंबर ऑफ आपके डिफरेंट स्पीशीज़ मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम का रिलेशन क्या है एग्जैक्टली। अभी इकोसिस्टम जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ा कि एबायोटिक एंड बायोटिक में जो इंटरेक्शन होता है वो सारी चीज़ों को मिलकर के एक इकोसिस्टम बताता है। बट जो जगह है जहाँ पर ये इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलोगे आप? एनवायरनमेंट। हेंस और यहाँ पर एक और चीज़ बच्चों दी है, इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप इकोलॉजी बोलेंगे। तो इकोलॉजी जो स्टडीज़ करती है ऑर्गेनिजम्स में और उनके सराउंडिंग में जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट है या उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब 3 E's जाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इकोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम मतलब क्या? सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग और कंपोनेंट्स और वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं वो इकोसिस्टम बताता है। एनवायरनमेंट मतलब जो भी सराउंडिंग आसपास रहती है नॉन लिविंग एंड लिविंग में, उस पार्ट को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब इसके अलावा इस इकोसिस्टम में बहुत सारे बायो जियो केमिकल साइकिल होते हैं। बायो मतलब लाइफ रिलेटेड, जियो मतलब हमारा जो अर्थ है उससे रिलेटेड, और केमिकल रिएक्शंस टाइप के जो केमिकल सर्टन केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें होती है। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से साइकिल होते हैं? ये तो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस वाटर साइकिल। तो ये सब नाम से ही हमको पता चलता है कि इन सब चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। और बायो जियो केमिकल साइकिल हमेशा उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज बहुत से ड्रॉबैक्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये बेसिकली एक साइक्लिंग मोमेंट में सारी चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल दे दूँ स्टूडेंट्स, कार्बन भी एक अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में ज़रूरी है, बट एक्सेस होने पर उसका पोल्यूशन क्रिएट होता है। नाइट्रोजन साइकिल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो हेल्पफुल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। ऑक्सीजन साइकिल हमारे लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉस्फोरस साइकिल ये भी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। वाटर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंस ना होने की वजह से हम सभी जानते हैं कि कितने सारे ड्रॉबैक्स हम सबको फेस करने पड़ते हैं।
अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, एयर प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सॉइल को और प्लांट्स को मिलने चाहिए, वो सब का बैलेंस मेंटेन कौन करता है? हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल। और ये कौन हेल्प करता है इसमें? जो इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो सारे कंडीशंस जो भी ज़रूरत होती है इन सब साइकिल्स के लिए वो वहाँ पे फुलफिल्ड करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल, ताकि कोई भी नई कोई घटना, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। अभी क्या क्या चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं? एक है नेचुरली होता है, दूसरा मैनमेड होता है। नेचुरल में क्या क्या चीज़ें हो सकता है? अर्थक्वेक हुआ तब भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डस्ट एंड ऑल क्रिएट होता है। देन फ्लड, वो भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। ड्रॉट, सूखा पड़ना, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे नेचुरली चीज़ें होती है जो नेचर से होता है। ये सब चीज़ें, ये भी क्यों होता है? यही सब इम्बैलेंस होने की वजह से। डिफॉरेस्टेशन, मैनमेड हम लोग की तरफ से, ह्यूमन बीइंग के थ्रू क्या क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने से जगहें कम पड़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया तब भी वो एक प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन, माइनिंग, ये सारी चीज़ों के और भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग वगैरह के क्या होते हैं, कैसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखते हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल या लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में यूजुअली क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। वाटर पोल्यूशन, बहुत से टॉक्सिक वेस्ट पुट करने से, किसमें? अलग अलग वाटर बॉडीज़ में रिलीज करने के वजह से जो भी प्रॉब्लम फेस करने रहते हैं, वो वाटर पोल्यूशन अगर बढ़ गया तो बहुत सी डिजीजेज एंड ऑल कॉज होते हैं। सॉइल या लैंड पोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग अपनी फूड ग्रेन कैसे ग्रो करेंगे? उसके वजह से पोल्यूटेड लैंड में प्रॉपर हमारे क्रॉप्स एंड ऑल तो नहीं ग्रो हो पाएंगे। नाउ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की वजह से भी बच्चों बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम आती है। देन ईयर लॉस, ईयरिंग लॉस कम्प्लीटली हो जाता है। रेडियो एक्टिव, बहुत से, जैसे कि एक इंसिडेंट भी काफ़ी टाइम तक हम लोग सुनते आए हैं कि ओजोन होल के बारे में। वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब अल्टीमेटली रेडिएशंस मिलते हैं हम लोगों को बाहर से, मतलब सनलाइट से भी IR वगैरह कुछ एक पास हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेरियस स्किन डिजीजेस एंड ऑल प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव चीज़ों से भी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन हमारा ख़राब होता है तो उसकी बैटरी को हम लोग इजीली ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, कचरे के डब्बे में नहीं डालना, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, क्योंकि उसमें बहुत से हेवी मेटल्स रहते हैं जो रेडियो एक्टिविटी के लिए वो फर्दर, मतलब एनवायरनमेंट के, अल्टीमेटली वो लोग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे डंपिंग एरिया में भी, तो वहाँ से वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल पोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। नेचुरल पोल्यूशन मतलब अर्थक्वेक की वजह से, साइक्लोन में, फ्लड, ड्रॉट, ये सब कंडीशन की वजह से जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको नेचुरल में आएगा। आर्टिफिशियल में वाटर, एयर, नॉइज, लैंड, फूड, रेडियो एक्टिव, इन सब चीज़ों की वजह से जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल में, क्योंकि वो क्रिएटेड होते हैं। नेचुरल मतलब बाय नेचर होता है, वो नेचर में कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जिसके वजह से वो नेचुरल पोल्यूशन में राइज करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज़ एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन का कंपोनेंट क्या होता है? यूजुअली गैसेस एंड सॉलिड्स में होंगे। गैसेस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर। ये यूजुअली कहाँ से? एक तो मेजर है इंडस्ट्रियल वाला, सेकेंड है हम जो प्राइवेट व्हीकल्स एंड ऑल यूज़ करते हैं उसके वजह से।
सॉलिड में क्या होता है, ऐश जो भी बर्निंग होती है चिमनी से, या डस्ट, कार्बन, लीड, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक शीट यूजुअली यूज़ करते हैं केमिकल लैब में। अगर कोई हीटिंग ग्लास अगर हीटिंग वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर रखने के लिए वो हीट एब्जॉर्बेंट रहता है, बट वो एज अ सॉलिड वो एक पोल्यूटेंट है क्योंकि ईजिली वो डिकम्पोज नहीं होता है। वहीं मैं वाटर की बात करूँ, कंपोनेंट कौन से हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो कुछ जगह पे ऐसे था कि रिवर्स में डायरेक्ट भेजे जा रहे थे, ये जो लेट्रिन एंड टॉयलेट्स के जो भी पाइपलाइन से डायरेक्टली वो रिवर या पॉन्ड्स लेक्स में पुट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से ड्रॉबैक्स हुए थे एक्वेटिक लाइफ पर। इंडस्ट्रियल या एफ्लुएंस हुआ, वहाँ पर भी अनट्रीटेड अचानक से गर्म पानी अगर आपके, या फिर एक एग्जांपल, आप एक रूम में बैठे हुए हो, अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, हाउ विल यू फील। सो सिमिलरली वही वो एक्वेटिक हमारे जो लाइफ है वहाँ पर फिशेस या प्लांट्स को इफेक्ट करता है। सडन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने के वजह से, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं, वहाँ पर भी थर्मल पोल्यूशन नाम दिया जाता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से उनकी बॉडी पर और पर्टिकुलरली उस इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं टू किल अगर फार्म लैंड, और वही पानी अगर रिलेटेडली ग्राउंड वाटर पे गया या नियर बाय लेक एंड पॉन्ड कनेक्टेड है तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली पहुँचेगा, तो उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज ग्राउंड वाटर में भी एक इकोसिस्टम की लाइफ है वहाँ पर भी। डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइज़र, अभी डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइज़र यूजुअली उसमें जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, अब आप बोलोगे डिटर्जेंट में ऐसा क्या है, वो तो हम यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट में भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं जब पानी में कॉन्टैक्ट में आते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉइल पोल्यूशन, सॉइल में जैसे कि मैंने कहा कि हैवी मेटल्स अगर कांटेक्ट में आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ लीड, आर्सेनिक, निकल, मर्क्यूरी, कॉपर, जिंक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सब कहाँ से आएंगे, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू, या फिर अनट्रीटेड वाटर भी जो छोड़ा जाता है फार्मलैंड्स में, वहाँ पर भी वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सोर्स क्या है, कहाँ से आया, ये तो कंपोनेंट है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है पोल्यूशन में। सोर्स मतलब कहाँ से आया, एयर पोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉरेस्ट फायर से, एनर्जी प्रोडक्शन से। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं उसके भी जो जो भी एफ्लुएंस निकलते हैं वो भी फॉरवर्ड करने के वजह से या ऐसी एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने के वजह से वो भी एक प्रॉब्लम देते हैं। पेस्टिसाइड्स हुए, रिफाइनरीज हुए, केमिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जी, जो भी मेटल भी ट्रीट किए जाते हैं, तो ये सारे सोर्सेस है जहाँ से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, गटर का पानी, फिर इंडस्ट्रियल हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो भी वेस्ट निकलते हैं, ये तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, या केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वो अल्टीमेटली अगर किसी वाटर बॉडी में मीट हुए तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सॉइल पोल्यूशन में भी डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सैलिनेशन। सैलिनेशन मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है कि वाटर ड्रेन आउट होने के वजह से उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उस लैंड को इनफर्टाइल बोलते हैं, बंजर बोलते हैं, उसमें से कुछ प्रॉपर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते। या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोग जाते थे ना खेतों में तो वो भी सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उसी सॉइल में उगे हुए प्लांट या क्रॉप्स हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं, या कोई एनिमल्स ने भी कंज्यूम किया तब भी उनके भी तो बॉडी के लिए इफ़ेक्ट करेगा, वो अल्टीमेटली इकोसिस्टम को ही इफ़ेक्ट करेगा। अब इनके इफ़ेक्ट्स देखते हैं क्या क्या होता है। ऑब्वियसली ह्यूमन हेल्थ, बहुत से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, एनिमल्स को भी होते हैं, प्लांट को एयर पोल्यूशन की वजह से अगर आप देखोगे उनकी लीव्स पेल येलो या फिर कुछ एक बॉइल्स टाइप होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और कभी कभी डस्ट भी अगर जमा होता है लीव्स पे तो फोटोसिंथेसिस उतना इजीली वो कैरी नहीं कर पाते हैं प्लांट्स।
एटमॉस्फियर, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सारी चीज़ें इफेक्ट है एयर पोल्यूशन के लिए. वाटर पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड चेन, अल्टीमेटली फूड चेन डिस्ट्रक्ट होगा. इकोसिस्टम चेन एंड इकोसिस्टम, मतलब फूड चेन भी इफेक्ट होता है, इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है. डिजीजेज होती है, कुछ एग्जांपल दे दूँ डिजीज़ के तो क्लोरेला, कॉलेरा एंड टाइफॉइड. देन कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पानी अनफिट होता है पीने के लिए, इसीलिए आजकल आप देखोगे कि सभी के घर में आरओ या एक्वागार्ड एंड ऑल बहुत मस्ट हो गया है. हीट वेव्स, जैसे कि मैंने बोला, थर्मल पावर प्लांट्स या थर्मल जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी डायरेक्टली रिलीज करने की वजह से हीट वेव्स क्रिएट होते हैं अंडर एक्वेटिक लाइफ. सॉइल के बारे में बात करें, इफेक्ट क्या होता है. सॉइल इरोजन, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट या क्रॉप्स, सर्टन केमिकल के वजह से जो जितनी हाइट या वेल ग्रोथ होते थे प्लांट या क्रॉप्स वो अभी होना कम हो गए. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वो जो प्लांट या क्रॉप वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं या सॉइल की भी न्यूट्रिशन कम हो जाती है तो प्लांट को भी उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर, कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं. एयर के लिए बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइसिकल राइड कर लो. इंडस्ट्रीज दूर होने चाहिए, कहाँ से, रेसिडेंशियल एरिया से, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होना चाहिए. देन बैग हाउस एंड स्क्रबर्स, ये सारी टेक्निक्स है जिससे जो भी इंडस्ट्रीज़ के या सर्टेन होटल्स एंड ऑल के भी जो चिमनी से निकलते हैं पोल्यूटेंट्स, उसको ट्रीट करके ही बाहर भेजा जाएगा. वाटर पोल्यूशन में सीवेज ट्रीटमेंट, अभी वन ऑफ द कंट्री, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जहाँ से सीवेज पूरा बाहर निकलता है, उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ नेट जनरेट किया है. नेट मतलब वो जाली टाइप, जिसमें से सारे जो कचरे वो कलेक्ट हो जाते हैं एंड थोड़ा क्लीन वाटर ही वो पास आउट होता है, जिसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट. इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वेस्ट को प्रॉपर हैंडलिंग करना, मतलब उसको प्रॉपर ट्रीट करके ही बाहर भेजना. डायरेक्टली एक्सपोजर ऑफ एनवायरनमेंट में होने के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं. फिर रिड्यूस करो, रिड्यूस किसको, जो पोल्यूशन कॉजिंग चीज़ें उसको रिड्यूस करो, चीज़ों को रिसाइकल करके यूज़ करो. नेक्स्ट, सॉइल की बात करें तो प्लांटिंग ट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये तो एयर पोल्यूशन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, वाटर के लिए भी होगा. यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मतलब क्या, अगर आप देखोगे गोबर गैस भी, जो गोबर का ह्यूमस बनाया जाता है, गोबर को मिला के या फिर सर्टेन सॉइल लेयर्स को, डेड लीव्स वगैरह को मिक्स करके एक ह्यूमस बनाया जाता है, वो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे को जैसे कि मैनेज करने के लिए हम लोगों ने 2 या 3, आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में अभी स्टार्ट हो गया है कि 3 डस्टबिन्स होते हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड अदर. एक और कंपार्टमेंट होता है, उसमें हैवी मेटल्स हुए या कुछ ग्लास वेयर वगैरह हुए तो उसमें आप उस पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट इज़ रेडियो एक्टिव. तो वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज एनवायरनमेंट से नहीं आता, एटमॉस्फेयर से ही नहीं आएगा. यूवी एंड आईआर मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं सन से, और इंफ्रारेड, वही हम लोग नेचुरल रेडिएशन से बोल सकते हैं. लेकिन ये जो एक्सरेज वगैरह देखते हैं वो क्या होता है, एक्सरेज या तो फिर जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल रेडिएशन में आते हैं, जैसे कि चेरनोबिल, विंस्केल, थ्री माइल्स आइलैंड मिशैप्स, ये सब मेजर मिशैप्स है. मतलब ये सब ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए थे, और उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था ये रेडिएशंस के वजह से. तो अभी इनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होता है, कैंसरस अल्सरेशन हो जाता है. कैंसर ज़्यादा अगर आप एक्सरे के डॉक्टर हैं, कोई अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है एक्सरेज वगैरह कंसिस्टेंटली निकालने के लिए, यू शुड नॉट गो फॉर इट, एक्सरे एज वेल एज अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि उसके जो रेडिएशंस रहते हैं वो काफ़ी हार्मफुल रहते हैं. टिश्यूज़ जो है बॉडी के वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जेनेटिक चेंजेस सडनली होगा, मे बी आपको नहीं दिखेगा बट आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर दिखेगा. विजन इफेक्ट होता है. अभी बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल था,
एटॉमिक बॉम्ब का, वो हिरोशिमा नागासाकी का, तो वो जो वहाँ पे मिनामाता बे है अभी तक उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ओवर देयर। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस हुआ। अभी हम लोगों को ज़रूरत क्या है? एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, उसको संभालना, या उसकी केयर क्यों करना? फर्स्ट, हम लोगों को ऑब्वियसली पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर सकें। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, दोनों की चीज़ों, ये जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना कभी, कि सब्स्टिट्यूट, नेचुरल चीज़ों का सब्स्टिट्यूट आ गया मार्केट में, तो उसके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से इको फ्रेंडली चीज़ें या बॉडी को कोई हार्म ना करे वैसी चीज़ें हम लोग यूज़ करें, टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि अभी हम लोग सोचते हैं एक बार के लिए, क्या पेट्रोल हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा, या और भी ऐसे जो फ्यूल्स है वो आगे के बच्चे देख पाएंगे भी या नहीं? तो वो भी क्वालिटी लाइफ, वो भी नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम कर सकें, उस हिसाब से भी वो भी सोचना पड़ेगा। उतने ही कंजम्पशन करो, वेस्टेज मत करो। देन बैलेंस होना चाहिए नेचर में प्रॉपर। और बायोडाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्स चीज़ें आप देखोगे, मतलब एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, या और भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनको भी सेव करना, सिक्योर करना, ताकि अदर, जैसे हमारा एक हक है जीने का और आगे की लाइफ देखने का, वैसे ही उन ऑर्गेनिजम्स का भी राइट है। नाउ एक बार क्या हुआ था 1972 में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, उन लोगों ने ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डिस्कस किया। उसके बाद में शुरुआत हुई इंडिया में, एक डिफरेंट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बना जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए जाते हैं। अभी एक डिफरेंट बनी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और यही सब वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, और कितना ज़्यादा लोगों को समझाया जाए ये सब चीज़ों के बारे में। और ये कब से स्टार्ट हुआ है इंडिया में? 1985 से। ना नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, जो कि हमारी एक मेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब से हम ह्यूमन आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है किसके रिलेटेड? ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने जब से अर्थ पर कदम रखा तब से उन्होंने अपना दिमाग यूज़ करते हुए नेचर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चालू किया, और धीरे धीरे वो उस नेचर पर राज करने लग गए, पूरा कॉन्कर से करने लग गए। अभी वो लोग ने, हम ह्यूमंस ने ही सारे मैक्सिमम चीज़ों को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे यूज़ में ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें की। अभी इन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम ह्यूमंस का ही सबसे बड़ा रोल है, और हम ही लोगों के इतना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही बहुत से इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं। और अल्टीमेटली ये भी देखा गया है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने नीड्स के लिए या अपने मतलब के लिए सिर्फ नेचर को कुछ देने के बजाय सिर्फ उनसे लिया है, तो कभी कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमको नेचर को भी कुछ इन रिटर्न देना होगा। नाउ बच्चों, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एक लॉज देखेंगे। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक फॉरेस्ट एक्ट है 1980 में। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप देखोगे, रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रहता है गवर्नमेंट के अंडर, उसका आप एक छोटी सी भी चीज़ को ना हार्म कर सकते हो, ना जल्दी उस जगह पे विज़िट कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव वो कोई पब्लिक विजिटिंग प्लेस ना हो। जैसे कि परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई माइनिंग वगैरह एक्टिविटी करनी है तो हमेशा परमिशन लेना होगा किसी भी फॉरेस्ट में, जो कि मोस्ट ऑफ द फॉरेस्टेड एरियाज़ को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है। अदरवाइज़ 15 दिन की उन लोगों को जेल हो सकती है। और नेक्स्ट क्या बोला है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट बाय 1986, उसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, और जो भी लोग एनवायरनमेंट को
या कोई भी इंस्टीट्यूट भी है जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोई भी पर्सन या फैक्ट्री जो भी पोल्यूटेंट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा, हर चीज़ की एक लिमिट है, उनको या तो 5 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, ऊपर से फाइन 1 लाख रुपीज़ देना होगा। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने भी 2010 में बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनवायरमेंटल एक्ट्स को सीरियसली, मतलब लोग सीरियसली ले, ऐसे रूल्स बनाए हैं। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है 1972 में, पहला क्लॉज है 49A का, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। जो फ्लैश का लेदर एंड ऑल के लिए ट्रेडिंग होता था वो सारा बंद है। 49B के हिसाब से स्किन या किसी भी ऑर्गन, जैसे कि एलिफेंट के टूथ से आइवरी के आर्टिकल्स बनते थे, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर आता है। या फिर फर एंड ऑल यूज़ करते थे क्लोथिंग के लिए, तो उनके स्किन या किसी भी ऑर्गन को वो भी बैन किया एज़ पर 49B। 49C के अगेंस्ट अकॉर्डिंग क्या है कि आर्टिफैक्ट्स जो है, बहुत कम जो वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट है, उसका कंपल्सरीली बंद करवाने के लिए बोला गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। मतलब अभी इनका नाम था, जो आप पिक्चर देख रहे हो, उनका नाम है जादव मोलाय पेयंग। वो नोमैडिक ट्राइब के थे, असम के। 1963 में उनके बर्थ हुई थी। वो एज अ फॉरेस्ट वर्कर, जब वो 16 साल के थे तब से वो काम कर रहे थे। और एक बार क्या हुआ, अचानक से जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ सुनते रहते हैं कि रिवर ब्रह्मपुत्र में जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, सबसे पहले वहीं पे मोस्ट ऑफली आप सुनते हो फ्लडिंग कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सांप या स्नेक्स मर चुके थे। तो उनको बचाने के लिए मोलाई जी ने क्या किया, 20 बाम्बू प्लांटलेट्स, मतलब 20 बाम्बू के झाड़ लगाए। 1979 में एक लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि फिर से फॉरेस्ट क्रिएट करना। तो उसका प्रोजेक्ट बनाया गया था 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड में। तो मोलाई एक इन वन ऑफ द बहुत कम फॉरेस्ट वर्कर्स हैं जो इस बारे में या ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचते थे और करते भी थे काम अपना। मोलाई जी ने प्लांटिंग द ट्रीज फिर भी आगे कंटिन्यू किया एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और उन्हीं के वजह से जो अराउंड बैरन एरिया था, जहाँ पे बंजर ज़मीनें थी, वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई, जो कितने एकर्स की थी, 1360 एकर्स की थी। अभी जंगल है कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ आसाम। ये क्यों बना है, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर, 30 साल उन्होंने मेहनत की, और इसीलिए उनको पद्मश्री भी मिला गवर्नमेंट से। अभी उनको उस जंगल का नाम भी मोलाई जंगल बोला गया है। अभी ऐसे ही बहुत से लोग अगर एकजुट होकर सामने आते हैं सिंगल से ही, जैसे कि एक सिंगल आदमी ने 1360 एकर्स का फॉरेस्ट बना लिया, तो उसी तरीके से सोचो अगर और भी लोग आएंगे तो कितना एनवायरनमेंट की हेल्प हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अभी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि लाइफ के रिलेटेड जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या इकोसिस्टम या उनमें कोई भी नई चीज़ें हम देखते हैं, सारी कुछ एक ही प्लेसेस पे मिलेंगी और एक डिफरेंट लेवल्स में, तो उसको बोलेंगे आप बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें भी डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू जीन। अब यहाँ पे क्या है कि हर ह्यूमन का अपना एक जीन है, हर स्पीशीज़ का, चाहे वो एनिमल ले लो, ह्यूमन ले लो, प्लांट ले लो, हर एक सिंगल इंडिविजुअल का अपना एक जीन है। तो उनके ही कुछ, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, तो उनकी जीन एक्सटिंग्विश ना हो, तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान देना होता है।
और ये यूजुअली मेंटेन कैसे रहता है, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। स्पीशीज़ मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत से नंबर ऑफ स्पीशीज़ है नेचर में, और उसको स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बोलेंगे। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या होगा, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। इकोसिस्टम की बात करूँ तो बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है हर एक अलग अलग रीजन में। मैंने कहा बताया था आपको कि पानी में अलग होगा, दैट इज़ एक्वेटिक लाइफ अलग होती है, टेरेस्ट्रियल लाइफ अलग होती है, एरोबिक लाइफ अलग होती है, एयर में जो भी बर्ड्स या एनिमल्स रहते हैं तो उनका जैसे हैबिटेट का मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, वो जैसे उनका रहने का रहन सहन का स्टाइल है, वैसे उनके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस होते हैं और एनवायरनमेंट में भी अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। हर इकोसिस्टम में उसका अपना एक पेक्युलरिटी, एक स्पेशलिटी है कि हर एक एरोबिक के एनिमल्स, एक्वेटिक के एनिमल्स अलग होंगे और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अलग होंगे। तो अकॉर्डिंगली प्लांट, एनिमल, माइक्रोब या और भी जो भी एबायोटिक भी फैक्टर्स हैं, ये सारे एक टाइप बनते हैं इकोसिस्टम के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में। नाउ अभी यहाँ पर ये भी बोला है कि हम लोग को बहुत पॉजिटिव रहना होगा एनवायरनमेंट के लिए। उसके बारे में अगर कुछ सोचना है तो हम लोगों को एक कंजर्वेटर बनना होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। कंजर्वेटिव इन द केस अगर आप देख रहे हो कि कुछ तो बुरा हो रहा है एनवायरनमेंट का, वहाँ पे आपको नेचुरल चीज़ों को बचाना होगा। ऑर्गेनाइजर मतलब क्या है, इस केस में आपको बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होंगे। आपको खुद ही एक इनिशिएटिव लेना होगा कि हाँ, मैं इस प्लेस में अगर ऐसा लग रहा है अवेयरनेस नहीं है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आप खुद ही एक अवेयरनेस क्रिएट करोगे। गाइड, प्लांट फ्रेंड। गाइड मतलब क्या, आप लोगों को गाइड करोगे कैसे हम लोग नेचर को बचा सकते हैं। क्या अगर फॉरेस्ट क्रिएट करना है तो फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी आप गाइडेंस दे सकते हैं अगर आपको पता है। प्लांट फ्रेंड, प्लांट का फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था चिपको मूवमेंट का। चिपको मूवमेंट में क्या होता था कि जो लोग हैं पेड़ों को बचाने के लिए हग करते थे, गले लगते थे कि आपको चाहिए तो मुझे मार डालो लेकिन इन पेड़ों को मत काटो। अब हम लोगों को ये वो डिसाइड करना है कि हम लोग कौन सा एक अच्छा रोल एनवायरनमेंट के कंट्रीब्यूशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड मतलब भगवान से रिलेटेड है वो। ग्रूव्स मतलब वो फॉरेस्टेड एरिया या उसमें प्लांटेशंस आते हैं। फॉरेस्ट जो भी कंजर्व किया जाता है भगवान के नाम पे, उसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव। इसको छोटे से सेंचुरीज भी बोल सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी मतलब कंजर्व करके रखती है। और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये बहुत लोकल पीपल करते हैं क्योंकि ये भगवान के नाम पे बचाया जाता है ना, इसलिए। और उसका एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी होता है बिकॉज ऑटोमेटिकली ही लोग एक दूसरे को बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ कुछ टच नहीं करना, ये भगवान की चीज़ है। ऐसे करके वो फॉरेस्ट या प्लांटेशंस जो भी उस एरिया में होते हैं वो बचे हुए रहते हैं। अभी ये फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वेस्टर्न घाट में। अब मोर ओवर अगर आप देखोगे 13,000 सेक्रेड ग्रूव्स है इंडिया में, रिपोर्ट किया गया है। अभी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि महाराष्ट्र में ही ऐसे बहुत से सेक्रेड ग्रूव्स प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीशीज, जो बहुत कम मात्रा में या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना। नेशनल पार्क और सेंचुरी को बढ़ावा देना। कुछ रीजन्स को बायो रिजर्व्स क्यों बोलना, चाहे वो प्लांट के लिए हो चाहे वो एनिमल के लिए हो, उसको रिजर्व करके अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वहाँ के लोकल पीपल भी रखते तो उससे काफ़ी हेल्प होगा। जो भी रेयर स्पीशीज़ हैं या फिर ऐसे स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड है, डेंजर में आने वाले हैं, तो वो चीज़ें बची रहेगी। फिर कोई स्पेशल स्पीशीज़ होगी, बहुत रेयर होगी वो भी, उसका कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना। जैसे कि टाइगर के लिए बना है इंडिया में सेव टाइगर, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं उनका कंजर्वेशन करना, जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना।
जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है प्लांट एनिमल्स को लेके काफ़ी मेंशन किया गया हमारे वेदास एंड ऑल में इसके बारे में, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। अब तक हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन देख लिया, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन क्या होता है एनवायरनमेंट का। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो एकजुट होके अपना काम करते हैं ये सब में, जो और सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उनमें से ये है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। वॉलंटरी मतलब वो खुद से आगे आए हैं। CPR एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट सेल दिल्ली, चिपको सेंटर तेरी गरवाल, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद। देन इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, IUCN, ये हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा। ग्लैंड जो कि स्विट्ज़रलैंड की है। इंटर गवर्नल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जेनेवा के हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जेनेवा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो है न्यूयॉर्क का है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज का है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो साउथ कोरिया। ग्रीन पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ल्ड में ही नहीं, हमारे कंट्री में नहीं, हर जगह पर। मोर देन 25 लाख पीपल, अराउंड 25 लाख पीपल से भी ज़्यादा, जो 26 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा और से आते हैं और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बहुत से अटेम्प्ट्स किए जाते हैं ताकि हम लोग कैसे कंजर्व करें, कैसे सेव करें, कैसे प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को। तो उसके बारे में कुछ छोटा सा एक जस्ट दिया है, शॉर्ट में बताया कि क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्या नहीं। पहला कंजर्वेशन करना है, तो जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी को मैं कंजर्वेशन करना है, जो भी चीज़ें है अवेलेबल उसी को मैं कंजर्व करूँगी। कंट्रोल करना है, क्या करना है? कंट्रोलिंग में जो भी हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है मेरे एनवायरनमेंट को, उसको मुझे कंट्रोल करना है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ को भी, जैसे कि पोल्यूशन क्रिएटिंग हुआ, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको भी स्टॉप करना। लोगों का माइंडसेट बदलना। लोग सोचेंगे हमारे एक करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट उनको ये नहीं पता यही एक लोग एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ी सोसाइटी फॉर्म करते हैं और वही लोग मिलके बहुत अच्छा स्टेप भी ले सकते हैं। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें खराब हुई है या हार्म हुई है, इफ़ेक्ट हुई है किसी भी एक्टिविटी से, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू क्रिएट करना या उसको फिर से बनाना, इनोवेशन करना। जैसे कि एक CNG का अभी मस्ट हो गया, अगर आजकल आप देखोगे तो वो क्या है, ग्रीन गैस है, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, और वो अभी मस्ट हो गया किसके, ऑटो ड्राइवर्स के लिए। और आप देखोगे मुंबई जैसे एरिया में मोस्टली ऑटो यूज़ करते हैं। नाउ प्रिजर्वेशन में आपको क्या करना होगा कि जो भी लेफ्ट ओवर है उसको संभाल कर रखो, रेमेडीज सोचो ताकि आगे ये हम लूज़ ना करें। अननोन रीजन्स भी है, तब भी ये नहीं सोचना है कि वो मेरा रीजन नहीं, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, वहाँ पर भी आप जाके प्रिजर्विंग के लिए सोच सकते हो। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो भी आपको लग रहा है कि सो एंड सो हार्म्स हो सकते हैं उससे हम प्रिवेंट करें। डिज़ाइनिंग न्यू प्लान्स, कुछ नए नए प्लान्स आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, उसके बारे में सोचना कि क्या हार्मफुल हो सकता है, उसके बारे में सोचना, लोगों को अवेयर करना और ख़ुद भी फॉलो करना कि कैसे मैं प्रिजर्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उस एनवायरनमेंट के उस पर्टिकुलर पार्ट को। अवेयरनेस में क्या होगा, वाया एजुकेशन, मैं भी आपको एक तरफ से अवेयर ही कर रही हूँ। गाइडेंस देना, टीचर भी गाइडेंस देते हैं, आप भी एज ए स्टूडेंट गाइडेंस दे सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करना, नॉट नेसेसरी आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अवेयरनेस क्रिएट करने बाहर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने बिल्डिंग में या अपने सोसाइटी से ही शुरुआत कर सकते हैं। इमिटेशन करना मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना, ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि
आप अगर सोच रहे हो बड़े लोग नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में या स्कूल में, आप खुद एक इनिशिएटिव लो कि हाँ प्लांटिंग ट्रीज का प्रोग्राम करेंगे, एक दिन सिर्फ बाइसिकल ही लोग चलाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं ताकि लोग आगे भी फॉलो कर सकें। पार्टिसिपेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ लोगों को बताना और उनसे करवाना नहीं, हमें खुद भी करना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ अगर आप देखोगे कि 34 बहुत सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स है जो अराउंड 15.7% ऑफ एरिया ऑफ अर्थ को कवर करते हैं। करंटली 86% सेंसिटिव एरियाज हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हॉटस्पॉट मतलब क्या, जो इन डेंजर है। और हॉटस्पॉट नाम क्यों दिया है, बिकॉज वो मार्किंग के लिए कि हाँ ये प्लेस को बहुत कंजर्व करना ज़रूरी है। तो उसी अकॉर्डिंगली अराउंड 2.3% एरिया ऑफ अर्थ वो सेंसिटिव स्पॉट्स के तौर पे उसको छोड़ दिया गया है। अराउंड 1,50,000 प्लांट स्पीशीज़ उनमें आते हैं, जो अराउंड 50% वर्ल्ड काउंट है। जहाँ तक हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं, 135 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, 85 स्पीशीज़ ऑफ जंगल्स इन ईस्टर्न रीजन, 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ वो वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। इन सब में से 50,000 आर एंडेमिक। अभी एंडेमिक का मतलब क्या है, वो इन डेंजर है। नाउ 3 मोस्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस कहाँ पर है कंट्री में, देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड तमिलनाडु तक जाता है, इवन इन केरला, वो एंडेंजर मतलब डेंजर में है क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री ने और नेचुरल गैस के सर्च के वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाइफ को इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे कि एशियाटिक लायन मोस्टली अगर आप देखोगे गुजरात में ही मिलता है, या वाइल्ड बाइसन, ये गुजरात के सेंचुरीज में ही आप देखे जाओगे। तो ये भी बहुत अंडर थ्रेट है, मतलब कि इन डेंजर है। मानस सेंचुरी है जो कि आसाम में है, वो भी क्यों थ्रेट में है, क्यों डेंजर में है, बिकॉज ऑफ द डैम एंड बिना मतलब बोलते ना इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर, मतलब क्या, बिना अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ वाटर। वहाँ पे टाइगर एंड राइनो मिलते हैं, उसी यही सब वाटर की शॉर्टेज और अंडर यूज़ के वजह से वो भी अंडर प्रॉब्लम है। सुंदरबन आप जो कि बहुत फेमस है वाइट टाइगर के लिए, उसको पर्टिकुलरली अभी रिजर्व कर दिया है टाइगर्स के लिए। तो टाइगर पॉपुलेशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा डैम्स और डिफॉरेस्टेशन के वजह से कम हो रहा है, या फिर फिशिंग भी बहुत होती थी उस प्लेसेस पे, ट्रेंचेस बनाए गए थे फार्मिंग और भी एक्टिविटीज़ के लिए। सो ये सारी चीज़ें एंडेंजर्ड में पुट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। अभी हम लोग देखेंगे थ्रेटेंड स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। थ्रेटेंड मतलब जिनको हार्म हुआ है और वो काफ़ी कम नंबर में प्रेजेंट होंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़, या तो उसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म या तो ख़त्म हो चुके हैं, या तो उनकी जो जहाँ पर भी वो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और इतना हो गया है कि वो नियर बाई टू एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होने के आसपास पहुँच चुके हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, लायन टेल्ड मंकी, यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, और लेसर फ्लोरिकेन। रेयर स्पीशीज़ मतलब काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अभी ऑलमोस्ट इसको ख़त्म ही माना जाता है रेयर स्पीशीज़ का मतलब कि ये एंडेमिक मतलब इन डेंजर क्यों बन चुके हैं, बिकॉज उनकी जो बोलते हैं ना एक्सटिंक्शन मतलब उनकी डेथ्स ज़्यादा होने लग गई है, चाहे वो हंटिंग रीज़न हो या अदर नेचुरल रीज़न हो, वो भी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी उसके वजह से। और उसका एग्जांपल है रेड पांडा, मस्क डियर। मस्क डियर को तो यूज़ भी करते थे उनके हॉर्न्स एंड ऑल, काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज़ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी कम हो चुके हैं, लेस इन नंबर होते हैं, बट
धीरे धीरे बट उनका बोलते हैं ना नंबर बढ़ नहीं रहा है, बट धीरे धीरे कम, मतलब धीरे धीरे वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे, उसके बाद रेयर भी हो जाएंगे, वल्नरेबल, ऐसा है। और काफ़ी ज़्यादा ये चिंताजनक बात है, वरीसम है, जैसे कि टाइगर एंड लायन का। देन इंटरमिनेट स्पीशीज़, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी एंडेंजर्ड लगते हैं, बट कुछ जैसे शाइनेस की वजह से सामने नहीं आते हैं, और प्रॉपर उनका इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए उनका नाम इनडिटर्मिनेट, मतलब प्रॉपर उनका डिटरमाइन नहीं हो पाया। जैसे कि जाइंट स्क्विरल, शेक्रू बोलते हैं उसको। अभी 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बोला जाता है, जिसमें प्लांट और एनिमल्स का सर्वे किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, हर एरिया में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने IUCN के बारे में पढ़ा था। IUCN क्या है कि एक रेड लिस्ट बनाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उसमें सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज़ या इंटरडिटर्मिनेट सारा प्रेजेंट रहता है। पिंक पेजेस उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहते हैं, ग्रीन में मतलब क्या, वो पहले एंडेंजर्ड थे लेकिन अभी फ़िलहाल सेफ हो चुके हैं, तो ये भी वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग को बिहेव भी करना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग एज अ प्लांट इज़ टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। प्लांट नहीं रहा, ऑक्सीजन भी हमको ठीक से नहीं मिलेगा, पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें भी सोचना है। एफॉरेस्टेशन मतलब जितना सोचो कि हम लोग प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ कर सके, फॉरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करना है। फॉरेस्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ है, वो नहीं रहा तो हम लोग ये जो सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, वो हम अभी से ही नहीं देख पाएंगे। फ्यूचर जनरेशन के लिए बचना नहीं बचना वो तो बहुत बात की बात है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो भी एक वैल्यू एजुकेशन है, ये भी आप आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप फर्दर जाके फर्दर जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो। प्रोविडेंट यूज़ ऑफ पेपर, पेपर भी यूज़ करना बंद करना होगा जो हम लोग बुक्स के लिए। उसके लिए एक दूसरा इको फ्रेंडली, अगर आप देखोगे सुंदरम में भी इको फ्रेंडली बुक्स आते हैं, वैसे टाइप के बुक्स आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड के पेपर का बुक्स। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर हुआ तो ही हमारी ह्यूमन सोसाइटी भी अच्छे से डेवलप होगी। प्योर एयर, प्योर वाटर, यही वो हम लोग लेंगे, प्योर एयर ब्रीद इन करेंगे, प्योर वाटर पियेंगे, वो हमारी हेल्थ उससे अच्छी होगी। अभी एक और चीज़ ये है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, उन्होंने एक सर्वे किया था 2008 में, उसके हिसाब से 30% एनिमल स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अराउंड 35 ईयर्स के लिए, फ्रॉम 1975 टू 2005 में पता चला। अभी यही सोचो कि ये जब इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आगे ऐसी कंटिन्यू रहा तो हमारा क्या होगा। विद दिस स्टूडेंट्स आई कंप्लीट विद द चैप्टर। थैंक यू।